चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संघट्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं संघट्ट और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोलिजन। तो संघट्ट के होते हैं दो पार्ट्स। हमने इसको दो क्लासेस में इसको क्लासिफाई कर रखा है। तो सबसे पहले देखते हैं हमने किस बेसिस पे किया है। तो सबसे पहला जिसमें गतिज ऊर्जा, आपकी जो गतिज ऊर्जा है, इसके बेसिस पे हमने एक क्लासिफिकेशन किया है और दूसरा क्लासिफिकेशन किया है दिशा के आधार पे। तो जो गतिज ऊर्जा के आधार पे किया है वो दो है। एक है आपका प्रत्यास्थ। मैं कोशिश करूंगा पूरी क्लास हिंदी में हो, ठीक है, बाइलिंगुअल जैसा कुछ ना हो। हालांकि अगर मैं कोई वर्ड भूल जाऊंगा तो उसको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, दैट्स माई उससे आप मेरी मजबूरी समझ सकते हैं क्योंकि मैंने पूरा इंग्लिश में पढ़ा है इसलिए। तो प्रत्यास्थ जो टक्कर होती है और एक होती है अप्रत्यास्थ। अब बात करते हैं प्रत्यास्थ टक्कर की। तो प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होगा, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। इसमें गतिज ऊर्जा आपकी संरक्षित रहेगी। गतिज ऊर्जा कैसी रहेगी? गतिज ऊर्जा आपकी संरक्षित रहती है, यानी जितनी गतिज ऊर्जा आपकी पहले होगी कोलिजन के, उतनी ही गतिज ऊर्जा उसके बाद में, और इसमें संरक्षित नहीं होती। ठीक है, इसे हम असंरक्षित बोलते हैं। ठीक है, गतिज ऊर्जा की बात हो रही है तो प्रत्यास्थ में संरक्षित होती है, अप्रत्यास्थ में संरक्षित नहीं होती। क्या मतलब इसका? इसका मतलब है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो कितना होगा? जीरो। और इसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होता है। इसी का एक स्पेशल केस होता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर, यानी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अब बात करते हैं प्रत्यास्थ, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलास्टिक। कहीं कहीं इसको इलास्टिक ही बोलते हैं, इसको परफेक्टली इलास्टिक ही बोलते हैं। दोनों सेम चीज़ें होती हैं, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होने का मतलब है जितनी आपकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी आपकी फाइनल होगी। बट ये पूरे सिस्टम की कंजर्व होती है, किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल की कंजर्व नहीं होती। किसकी कंजर्व होती है? पूरे सिस्टम की। मान लो एक पार्टिकल ये है, दूसरा पार्टिकल ये दोनों कोलिजन करते हैं, उसके बाद अलग अलग मोशन करते हैं। अगर ये कोलिजन आपका इलास्टिक है तो इन दोनों की कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कंजर्व रहती है। आप ये नहीं कह सकते कि इस पर्टिकुलर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। आप दोनों को एक साथ लेके चलोगे, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। ठीक है, और ये कब होता है? ये तभी होता है जब आपका कोलिजन हो रहा हो वो कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंडर हो रहा हो। ठीक है, तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी जो दोनों के लिए वैलिड है वो आपको पता है कि जो मोमेंटम होता है, यानी चेंज इन मोमेंटम, वो जीरो होता है। अर्थात संवेग वो दोनों में कंजर्व होता है। संवेग आपका दोनों में संरक्षित रहता है। बस फर्क जो पड़ता है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी गतिज ऊर्जा में ही आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ में क्या डिफरेंस है। अब हम इसमें एक बात कर लेते हैं प्रत्यास्थवन गुणांक की। तो ये इसके लिए होता है 1, और इसको हम डिफाइन करते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो इसे हिंदी में अगर हम लिखेंगे तो वो लिखेंगे कि दूर जाने का सापेक्ष वेग, दूर जाने का सापेक्ष वेग। मेरी पूरी कोशिश है कि क्लास मैक्सिमम हिंदी में हो। ठीक है, सापेक्ष वेग डिवाइड करते हैं पास आने के सापेक्ष वेग। सापेक्ष वेग क्या होता है, इसको आप जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जब एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी निकालते हैं तो उसको बोलते हैं सापेक्ष वेग। तो ये है आपका दूर जाने का, सेपरेशन का, और ये है अप्रोच का। अब ये इक्वल होता है, तो आप जब क्वेश्चंस करोगे प्रत्यास्थ वाले या फिर इलास्टिक वाले या परफेक्टली इलास्टिक वाले, तो आप ध्यान रखोगे कि जो दूर जाने का आपका दूर जाने का सापेक्ष वेग जो होगा वो बराबर होगा पास आने के सापेक्ष वेग के बराबर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी फॉर्मूले को आप यूज करोगे जब भी इलास्टिक कोलिजन का क्वेश्चन कर रहे होगे, यानी प्रत्यास्थ वाला कर रहे होगे। ठीक है,
तो ये तो था आपका प्रत्यास्थ वाला। अब बात कर लेते हैं अप्रत्यास्थ की। तो इतना तो अच्छा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं अप्रत्यास्थ की। तो अप्रत्यास्थ में आपने देखा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी डेल्टा ई, या फिर ये डेल्टा ई नहीं, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी था। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल होगी वो नॉट इक्वल टू होगी काइनेटिक एनर्जी फाइनल के। इसका मतलब क्या हो गया कि ये इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, बट बराबर नहीं होगी। अगर बराबर हो जाती है तो उस केस में आपकी ये प्रत्यास्थ टक्कर होगी, और बराबर नहीं होगी तो अप्रत्यास्थ टक्कर होगी। मोमेंटम दोनों में कंजर्व होगा। तो ये आपको याद रखना है। इसके लिए जो प्रत्यावस्थान गुणांक होता है ई, इसकी वैल्यू आपकी कहाँ से कहाँ तक होती है? इसकी वैल्यू 0 से लेकर के आपकी 1 के बीच में होती है। आपने समझ लिया होगा, जो 1 है ई, देखो ई 1 हो गया तब तो वो प्रत्यास्थ हो गया, और 1 से छोटा बट 0 से बड़ा तो उस केस में आपका हो गया अप्रत्यास्थ। ठीक है, तो इसका वहाँ फॉर्मूला जो हमने पहले लिखा था वही सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है, बट उसकी वैल्यू अब जो है 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगी। और अगर इफ को हिंदी में क्या कहेंगे, अगर आपका जो ई है वो हो गया 0, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को ही हम बोलते हैं पूर्ण अप्रत्यास्थ। तो उस केस में जो हमारे संघट्य हो रहा है, जो कोलिजन हो रहा है, उसको हम बोलते हैं पूर्ण अप्रत्यास्थ। ठीक है, पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट्य। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये इसका ही एक स्पेशल केस होता है, तो ये है आपका पूर्ण अप्रत्यास्थ जब आपका ई बराबर 0 हो जाए। ई अगर 0 से बड़ा है बट 1 से कम है तो उस केस में अप्रत्यास्थ, और ई अगर बराबर हो गया 1 के तो उस केस में आपका बन गया प्रत्यास्थ। इसको हम पूर्ण प्रत्यास्थ भी बोलते हैं। दोनों सेम चीज़ें, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अच्छा, मोमेंटम दोनों में कंजर्व है। इसका मतलब आप जो चेंज इन मोमेंटम होगा डेल्टा पी उसको रखोगे 0, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मान लो दो पार्टिकल्स थे, दो पार्टिकल्स आपके कोलिजन करते हैं, ये आ रहे थे u वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ, और उसके बाद में u1 u2 उनकी वेलोसिटीज़ हैं, m1 और m2 इनके मासेस हैं। कोलिजन हुआ, फिर अलग अलग वेलोसिटी से जाते हैं, तो उस केस में जो आप फॉर्मूला लिखते हो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू होता है m1 b1 प्लस m2 b2 के। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आप इसको लोगे तो हमेशा ये वेक्टर फॉर्म में लिए जाते हैं। अगर आपके वेक्टर जो है डिफरेंट डायरेक्शंस में है तो उस केस में आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो उसका मोमेंटम होगा वो कंजर्व कराओगे। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम 0, या फिर मोमेंटम जो इनिशियल होगा वही मोमेंटम आपका फाइनल भी होगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसके कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं, उनके लिए मैं जो स्पेशल वीडियोस बनाऊंगा प्रत्यास्थ के लिए अलग से, अप्रत्यास्थ के लिए अलग से, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो स्पेशल केसेस हैं उनमें कैसे फॉर्मूलों को डील करते हैं। तो ये था आपका पूरा का पूरा जो बेस था, वो था आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। जो दूसरा हमारा मेन है वो डिपेंड करता है डायरेक्शन पे, जिसमें लास्ट टाइम का क्वेश्चन भी आया था। तो डायरेक्शन वाला जो है वो भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, एक है हमारा आमने सामने यानी हेड ऑन हेड, इसको बोलते हैं सामने आमने सामने या फिर एक दिशा में। ठीक है, इसे हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो आमने सामने, आमने एंड सामने। और ये दूसरा है वो है तिर्यक। ठीक है, तिर्यक टक्कर। अब देखते हैं आमने सामने के क्या मतलब है। आमने सामने का मतलब है, लेट सपोज मैं ये हूँ और सामने से कोई आता है और उसका जो कोलिजन होगा, ठीक है, उसको जैसे ये एक पार्टिकल और एक पार्टिकल ये एक दूसरे से आए, टकराए और इनके लाइन ऑफ ज्वाइनिंग में ही वापस से चले गए। ठीक है, तो उस केस में ये हुआ आमने सामने। इसको हम एक विमीय टक्कर भी बोलते हैं, क्योंकि ये इसमें केवल और केवल आपको एक विमा होती है, उसी में पूरा कोलिजन होता है। सपोज करो एक पार्टिकल ये, दूसरा पार्टिकल ये एक दूसरे की तरफ आते हैं, टकराते हैं,
और सेम इसी डायरेक्शन में इसी लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के वापस लौट जाते हैं, तो उस केस में जो कोलिजन होगा उसको हम बोलते हैं एक विमीय कोलिजन। ठीक है। और जो दूसरा है तिर्यक, इसमें क्या होता है कि मान लो एक पार्टिकल ये है और दूसरा पार्टिकल इसके रास्ते में तो आया बट पूरी तरह से नहीं है। अब जब ये बॉल जाकर किससे टकराएगी तो क्या होगा, एक पार्टिकल आपका इधर को जाएगा और ये पार्टिकल आपका इधर को जाएगा। जब ये दोनों पार्टिकल इस तरह से कुछ मोशन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं तिर्यक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्लिक और हिंदी में तिर्यक। ठीक है। जो लास्ट टाइम का क्वेश्चन आया था वो भी यहीं से आया था कि मान लो दो आपकी बॉल्स हैं इस तरह से और दोनों की दोनों आइडेंटिकल हैं, ये वेलोसिटी से जा रही थी, लेट्स सपोज बी वेलोसिटी से, और इससे जाके कोलाइड करती है। अब जब इससे कोलाइड कर रही है और ये है आपकी रेस्ट में, यानी इसकी वेलोसिटी है 0, तो उस केस में इन दोनों की वेलोसिटीज़ के बीच का एंगल फाइंड करना था। अब उसमें दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि देखो उन्होंने ये बताया नहीं था कि ये हेड ऑन हेड कोलिजन है या फिर ऑब्लिक कोलिजन है। ऑब्वियसली अगर ये हेड ऑन हेड कोलिजन होगा तो क्या होगा, ये दोनों बॉल्स, ये स्टैंड बाई है, ये इससे जाएगी टकराएगी, ये रेस्ट में है, ये आपकी मोशन में है। जब इससे ये उसका कोलिजन होगा तो क्या करेगा, ये दोनों आइडेंटिकल हैं इसलिए अपने सारा का सारा मोमेंटम इसको ट्रांसफर कर देगी और ये बॉल आगे बढ़ जाएगी सेम इस वेलोसिटी से, और ये वाली बॉल यहाँ पर आके रेस्ट में आती है, यानी जो कोलिजन के बाद की कंडीशन होगी, ये बॉल यहाँ जाके बिल्कुल ऐसे रुक जाएगी और ये बॉल क्या करेगी, ये बॉल आगे चली जाएगी इसकी वेलोसिटी से, क्योंकि मोमेंटम इसका ट्रांसफर हो गया और इसकी वेलोसिटी 0। अब अगर आप कहो कि इसका वेलोसिटी और इस वेलोसिटी इन दोनों के बीच का एंगल निकाले, तो ये तो एक पॉइंट वेक्टर और ये आपका इधर को, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। बट अगर मैं ये कहूँ कि ये बॉल आपकी आ रही थी और ये बॉल आकर के इससे कोलाइड करती है कुछ ऐसे, ठीक है, ये बॉल आ रही थी, ये रेस्ट में थी, ये रेस्ट में है आराम से, और ये बॉल आके जब इससे कोलाइड करेगी, अगर ये ऑब्लिक इसका कोलिजन हो रहा है तो उस केस में ये बॉल कुछ ऐसे जाएगी इधर को और ये जो रेस्ट में है वो जाएगी इधर को। जब हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये अगर θ1 है, ये है θ2, तो डेरिवेशन के बाद हमको मिलता है θ1 प्लस θ2 इक्वल टू π/2। अब हमसे पूछा दोनों के बीच का एंगल, तो ऑब्वियसली दोनों के बीच का एंगल π/2 होगा, लेकिन कब, जब ये इलास्टिक कोलिजन होगा। अगर इलास्टिक नहीं होता है तो θ1 प्लस θ2 इज लेस देन π/2 हो जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो इन दोनों एंगल्स जो होंगे वो आपके π/2 हो जाएंगे, और अगर इन इलास्टिक कोलिजन है तो π/2 से कुछ कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन था, इसलिए उसके दोनों आंसर्स मेरे हिसाब से सही है। आपका 90 डिग्री भी ठीक है और 0 डिग्री भी ठीक है। तो आई होप आपको कोलिजन समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।